जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास जो है यूजफुल है। तो आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा स्थल है जो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। विकल्प ए है हड़प्पा, विकल्प बी है मोहनजोदड़ो, विकल्प सी है चंदहूदड़ो, जबकि विकल्प डी जो है वह है कालीबंगन। तो बताइए कौन सा सही है, हड़प्पा सही है या मोहनजोदड़ो या चंदहूदड़ो या कालीबंगन। तो इसका जो सही आंसर है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। यदि बात की जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यदि चंदहूदड़ो की बात की जाए, यह किस नदी के किनारे है, तो यह भी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यदि बात की जाए यह किस जिले में स्थित है, तो यह जो है नवाब शाह जिले में स्थित है पाकिस्तान के। यदि बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। और यह बात की जाए किस जिले में स्थित है, तो यह जो इसका जिला है वह है साहिवाल जिला। यदि बात की जाए कालीबंगन की, तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में जो है हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर क्या है, बी मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। यदि बात की जाए हड़प्पा की, खुदाई किसने की थी या इसका श्रेय किसको है, तो दयाराम साहनी का है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में की थी। यदि मोहनजोदड़ो की बात की जाए, तो रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में जो है 1922 ईस्वी में की गई थी इसकी खुदाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण कब किया था। तो आप लोग को बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण कब किया था। 932 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में या 712 ईस्वी में। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों ने जो प्रथम सफल आक्रमण किया था वह किया था 712 ईस्वी में। यदि विकल्प ए की बात की जाए 932 की, तो 932 ईस्वी में जो है सुप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यदि बात की जाए 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यदि बात की जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। यदि कहे गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। यदि 1000 की बात की जाए, तो 1000 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी, जो कि भारत में लूटपाट की दृष्टि से आया था, उसने जो है भारत में कुल 17 बार सफल आक्रमण किए, जिसमें प्रथम जो आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में था और अंतिम उसका जो सफल आक्रमण था वह 17वां था 1027 ईस्वी में। उसका एक प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। तो हमारा जो दूसरे का आंसर है वह कौन सा है, डी, 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप लोग को बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। विकल्प ए है 12वां अधिवेशन, विकल्प बी है 22वां अधिवेशन, विकल्प सी जो है वह है 27वां, जबकि विकल्प डी है 33वां। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 22वां। तो 22वां अधिवेशन जो हुआ था यह कब हुआ था, यह जो है 1996 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। यदि बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी दादा भाई नौरोजी ने किया था। यदि बात की जाए 12वां अधिवेशन की, तो 12वां अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो इसका अधिवेशन कब हुआ था आप लोग बताइए। तो इसका अधिवेशन जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। यदि बात की जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह ने की थी, रहीमतुल्लाह साहनी ने की थी। और यदि बात की जाए इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। अगले की बात की जाए 27वां अधिवेशन, तो 27वां अधिवेशन की बात की जाए कब हुआ था, तो यह अधिवेशन जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। यदि बात की जाए कहाँ इसकी बैठक हुई थी, तो इसकी बैठक जो है कलकत्ता में हुई थी।
और यदि बात की जाए 27वें अधिवेशन जिसमें जनगण मन गाया गया था, और यदि बात की जाए इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित बीस नारायण धर ने की थी। यदि बात की जाए 33वां की, तो 33वां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी, और उन्होंने जो है कब अध्यक्षता की थी, तो 33वें अधिवेशन में की थी। और यह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। यदि बात की जाए 12वें अधिवेशन जो कि 1986 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह साहनी ने की थी, इसी में अधिवेशन में जो है प्रथम बार जो है वंदे मातरम गाया गया। तो प्रथम 12वें अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, 22वें अधिवेशन में स्वराज्य शब्द की मांग की गई, जबकि 27वें अधिवेशन 1911 में क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, पंडित बीस नारायण धर थे, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की वह 33वें अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नारा भगत सिंह ने दिया है। तो विकल्प पहला है साम्राज्यवाद का नाश हो, विकल्प बी है साइमन कमीशन वापस जाओ, विकल्प सी है स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है, और विकल्प डी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। यदि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा की बात की जाए किसने दी थी, तो लाला लाजपत राय ने जो है यह नारा दिया था। और कब दिया था, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था, तो उसी के वापसी के लिए लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन कमीशन गो के नारे लगाए गए। और यदि बात की जाए क्यों किए गए, क्योंकि जो इसमें जांच के लिए आई थी उसमें सभी जो व्यक्ति थे वह किससे संबंधित थे, सभी अंग्रेज थे। अगला है विकल्प सी, स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा दिया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। और विकल्प डी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसके द्वारा दिया गया नारा, तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही है, ये सही है, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप लोग को बताना है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था। विकल्प ए है 1526 ईस्वी में, विकल्प है बी 1527 ईस्वी में, विकल्प सी है 1528 ईस्वी में, विकल्प डी है 1529 ईस्वी में। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। यदि बात की जाए 1526 ईस्वी में, तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, और 1527 में जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो चंदेरी का युद्ध जो है इसमें लड़ा गया, और जो 1529 है इसमें घाघरा का युद्ध लड़ा गया। तो यदि आपको ट्रिक बताएं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो बाबर ने पानी पिया खाना खाया चल दिया घर, पा से जो है पानीपत, ख से खानवा, चल से च से क्या हो गया चल से, तो चंदेरी, और घ से घग्घर का युद्ध हुआ। यदि बात की जाए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। यदि खानवा की बात की जाए तो राणा सांगा के बीच हुआ, इसमें कौन जीता, इसमें भी बाबर जीता। यदि चंदेरी का युद्ध की बात की जाए 1528 में जो हुआ, इसमें कौन जीता, तो इसमें भी जो है बाबर जीता, और किसको पराजित किया, मेदिनी राय को। और यदि बात की जाए 1529 में जो कि घाघरा का युद्ध हुआ, इसमें भी जो है बाबर जीता है, और किसे पराजित करता है, अफगानों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। विकल्प ए है भाग 1, विकल्प बी है भाग 2, जबकि विकल्प सी है भाग 3, जबकि विकल्प डी है वह है भाग 4। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। यदि भारतीय संविधान में बात की जाए नागरिकता का उल्लेख, तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और यदि बात की जाए किस भाग में इसको सम्मिलित किया गया है, तो भाग 2 में। तो नागरिकता का जो उल्लेख है
भाग 2 में किया गया है। यदि भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 3 में बात की जाए तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और भाग 4 की बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। यदि भाग 1 में बात की जाए यह किस किस अनुच्छेद तक है तो 1 से 4 अनुच्छेद तक है। यदि भाग 2 की बात की जाए जो कि नागरिकता से संबंधित है वह 5 से 11 तक संबंधित है। यदि मौलिक अधिकार की बात की जाए जो कि भाग 3 से संबंधित है और यह किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका जो अनुच्छेद है वह 12 से 35 तक है। यदि नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए जो कि भाग 4 में इसका जो है उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है। और यदि बात की जाए यह कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प ए है 110 में, विकल्प बी है 123 में, विकल्प सी है 108 में और विकल्प जो डी है वह है 112 में। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। किंतु जो है बजट का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। किंतु यदि विकल्प में दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग जो है यदि कहे क्वेश्चन पूछे कि बजट का उल्लेख कहाँ किया गया है, यदि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप लोग को इनमें से कोई नहीं लगाना है। यदि इनमें से कोई नहीं दिया है तब आप लोग 112 को लगाएंगे। यदि बात की जाए 110 में तो 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यदि 123 की बात की जाए तो 123 में जो है राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यदि बात की जाए 108 में तो 108 में जो है राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आइए अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को विधि अधिकार बना दिया गया। तो आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को जो है विधि अधिकार बना दिया गया। आप लोग को पता होगा कि संविधान जब लागू हुआ था तो संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार था, किंतु इसे जो है एक संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह विधि अधिकार बना दिया गया। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था। विकल्प ए है 42वां संविधान संशोधन, विकल्प बी है 44वां संविधान संशोधन, विकल्प सी है 61वां संविधान संशोधन और विकल्प डी है 86वां संविधान संशोधन। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। यदि बात की जाए संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में अब रखा गया है तो संपत्ति के अधिकार जो अब एक विधिक अधिकार है उसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। यदि 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में लाया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में प्रथम बार जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। यदि बात की जाए प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 10 जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह कब आया था तो यह जो है 1976 में लाया गया था। इसी संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता को जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। और यह कब लाया गया था तो 1978 में लाया गया था। और इसी में जो है भारतीय संविधान में जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था उसे 5 वर्ष कर दिया गया। और यह 6 वर्ष कब किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यदि बात की जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं तो 42वें संविधान को कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा कई जो है परिवर्तन किए गए थे। यदि 61वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 ईस्वी में जो है लाया जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है युवाओं के अर्थात जो मत देने का अधिकार है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया।
यदि 86वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसके द्वारा जो है, जो पहले शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार था, वो जो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 में था, उसे जो है अब 21 जो है क में जो है शामिल कर दिया गया और इसे जो है अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। और यह किस संविधान संशोधन किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची प्रथम में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या 5वीं अनुसूची में? तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरी अनुसूची में। तो सब प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ का प्रावधान है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है, किंतु राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो शपथ का प्रावधान है तीसरी भाग में, जो तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए, इनके शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में, जबकि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद जो है 69 में किया गया है। यदि बात की जाए प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। यदि दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में जो है वेतन से संबंधित है और तीसरी अनुसूची शपथ से। जबकि यदि चतुर्थ अनुसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में सीटों को जो है बंटवारा के बारे में दिया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा में जो है सदस्य चुन के जाएंगे। और यदि 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आप लोग बताइए। विकल्प ए है स्वयं राष्ट्रपति तैयार करता है, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष जो है तैयार करता है, तीसरा है राज्यसभा का सभापति तैयार करता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है तैयार करता है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल जो है वह राष्ट्रपति के जो है अभिभाषण का जो भाषण तैयार करता है। तो संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसी प्रकार से जो है विधानसभा के लिए जो है, ये विधानसभा की बात की जाए तो उसके जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए भाषण कौन तैयार करता है? तो वहाँ का विधानमंडल जो है वो तैयार करके भेजती है। यदि बात की जाए संसद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। यदि बात की जाए संसद किससे मिलकर बनती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यदि राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में अधिकतम कितने जो है लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं। यदि राज्यसभा की बात की जाए तो 250 हो सकते हैं। यदि बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में 52 में किया गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा देश है जिसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। विकल्प ए है फिलीपींस, विकल्प बी है कोरिया, विकल्प सी है जापान, विकल्प डी है ताइवान। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है बी, कोरिया को जो है प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। जापान को जो है उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए आप लोग को कौन सा सही है इसमें से कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर जो है बनाया गया है? विकल्प ए है महानदी, जबकि विकल्प बी है दामोदर नदी, जबकि विकल्प सी जो है वह है सतलज नदी, जबकि विकल्प डी है कृष्णा नदी। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। यदि बात की जाए इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो इससे प्रमुख 4 राज्य जो है लाभान्वित होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश
और कौन से हरियाणा होते हैं। 4 राज्य कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यदि बात की जाए महानदी की, तो महानदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है, तो इस पे जो है हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है। और इससे कौन जो है लाभान्वित होता है, तो इससे जो है उड़ीसा लाभान्वित होता है। यदि बात की जाए दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी पर जो है दामोदर परियोजना जो है बनाया गया है। और यदि बात की जाए इससे कौन कौन लाभान्वित होते हैं, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है इससे लाभान्वित होते हैं। यदि बात की जाए कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन परियोजना बनाई गई है। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है इससे लाभान्वित होते हैं। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह कौन सा है, वह है सतलज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बिहार की राजधानी क्या है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, रांची, इम्फाल या पटना। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, पटना। तो ये बिहार की राजधानी पटना है। यदि भुवनेश्वर की बात की जाए, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। रांची की बात की जाए तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। इम्फाल की बात की जाए, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा अभ्यारण्य है जो 4 विकल्पों में दिया गया है, जो है कौन तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प ए है सत्यमंगलम, विकल्प बी है मानस, विकल्प सी है नमदफा और विकल्प डी जो है वह है अचानकमार। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सत्यमंगलम। यदि तमिलनाडु में बात की जाए कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य हैं, तो सत्यमंगलम, अन्नामलाई और मधुमलाई। यदि बात की जाए मानस, तो मानस जो है असम में है। असम के अन्य प्रमुख अभ्यारण्य की बात की जाए तो ओरांग है, नामेरी है और काजीरंगा है। तो असम में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, मानस, ओरांग, काजीरंगा और नामेरी है। यदि बात की जाए नामदफा कहाँ का अभ्यारण्य है, तो नामदफा जो है यह कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में अन्य कौन कौन से है, तो पाकुई और कमलांग जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यदि बात की जाए अचानकमार, तो अचानकमार, इंद्रावती और जो है उदंती यह कहाँ का अभ्यारण्य है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अभ्यारण्य है, अचानकमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ने की है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो प्रमुख 4 ग्रंथ दिए गए हैं इनमें से किसकी रचना वाल्मीकि ने की है। विकल्प ए है महाभारत, विकल्प बी है अष्टाध्यायी, विकल्प सी है रामायण और विकल्प डी है रामचरितमानस। तो देखिए यदि बात की जाए महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत ग्रंथ की जो रचना है यह किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। यदि अष्टाध्यायी की बात की जाए तो इसके लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। यदि रामायण की बात की जाए तो रामायण के ग्रंथ की जो रचना है वाल्मीकि ने की है। और रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने किया है, तुलसीदास ने किया है। तो महाभारत ग्रंथ की रचना वेदव्यास, अष्टाध्यायी रचना की जो है पाणिनि, रामायण ग्रंथ की रचना जो है किसने की है, वाल्मीकि ने की है। जबकि रामचरितमानस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास ने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मुद्रास्फीति के कारण है। तो आप लोग को बताना है मुद्रास्फीति के कारक जो दिए गए हैं विकल्पों में कौन तीन विकल्प तीन दिए गए हैं, कौन कौन से सही है। विकल्प ए है कि मुद्राओं का वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और विकल्प सी है विनिमय दर में सुधार होता है। तो बताइए कौन सा सही है। यदि मुद्रास्फीति के कारक की बात की जाए कौन कौन से हैं, विकल्प ए है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, विकल्प बी है मुद्रा का मूल्य गिरता है, विकल्प सी है विनिमय दर में सुधार होता है। तो आप बताइए ए और बी सही है या ए, बी और सी तीनों सही है। यदि बात की जाए मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, तो मूल्य के जो मूल्य स्तर में लगातार जो है संचयी और जो है
स्थायी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो देखिए वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ता है, ये बात सही है कि मुद्रास्फीति के दौरान जो है वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ता है। किस कारण बढ़ता है, तो मांग अधिक के कारण जो है वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है। विकल्प बी है मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो देखिए वस्तुओं जब मुद्रा का बिल भी जो है, मुद्रा का मूल्य भी जो है गिरता है। किस कारण गिरता है, क्योंकि क्रय शक्ति में जो है कमी के कारण जो है इसका मूल्य जो है गिर जाता है और विनिमय दर में भी सुधार होता है। तो विकल्प कौन सा सही है, ई सही है, अर्थात ए, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी। विकल्प ए है 1993, विकल्प बी है 1994, विकल्प सी है 1995 और 1996, विकल्प डी है। तो बताइए कौन सा सही है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1995 ईस्वी में होती है। यदि बात की जाए इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड अर्थात जेनेवा में है। यदि बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष महानिदेशक कौन है, तो ओकोंजी इवेला हैं, जो कि 2021 में इन्होंने पद ग्रहण किया है और 2025 तक इनका जो है कार्यकाल है। और ये कहाँ के हैं, तो ये जो है नाइजीरिया के हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो है ओंकोजी इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया के हैं। अगला नंबर 18 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि जो प्रोटीन होती है उसकी फैक्ट्री किसे कहा जाता है। विकल्प ए है माइटोकॉन्ड्रिया को, विकल्प बी है राइबोसोम को, विकल्प सी है राइसोसोम को और विकल्प डी है गाल्जी काय की। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है बी, राइबोसोम। तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यदि राइबोसोम की बात की जाए इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी, किंतु इसका नामकरण जो है वह किसने किया था, तो रॉबर्ट ने किया था। लाइसोसोम की बात की जाए तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है डी डुवे नामक व्यक्ति ने की थी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो इसे कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है और इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की थी। गाल्जी काय की खोज की बात की जाए तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि समुद्र का पीएच मान कितना होता है। तो बताइए समुद्र का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 8.4 या 7.4 या 6.5 या 2.4। तो देखिए 2.4 जो होता है यह किसका पीएच मान होता है, तो यह जो है सिरके का पीएच मान होता है। यदि 6.5 की बात की जाए तो यह जो है लार का पीएच मान होता है। यदि 7.4 की बात की जाए तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है। जबकि 8.4 जो है यह किसका पीएच मान होता है, समुद्र का। अगला तो हमारा सही कौन सा होगा, समुद्र का पीएच मान पूछा था तो ए सही होगा, 8.4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है यह कब मनाया जाता है। विकल्प है 1 अगस्त को, विकल्प बी है 29 अगस्त को, विकल्प सी है 1 दिसंबर को और विकल्प जो डी है वह है 24 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यदि 1 दिसंबर की बात की जाए तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जबकि 1 अगस्त को जो है स्तनपान दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये रहे प्रमुख 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने इसको आप लोग को बताया। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।